क्या ये मुमकिन है कि किसी भी इंसान के जन्म का जो एकदम सटीक मिनट होता है वो किसी बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक की तरह काम करता हो? ये सोचने में ही बहुत दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, और एक ऐसा लॉक जिसका गणितीय एल्गोरिदम अगर डिकोड कर लिया जाए तो किसी भी बड़ी घटना के घटने का सिर्फ साल या महीना ही नहीं बल्कि सटीक दिन भी बताया जा सकता है। सही कहा। और अक्सर लोग ज्योतिष को बस हवा में तीर चलाना मानते हैं। हाँ, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम ज्योतिष के इर्द गिर्द बुने गए रहस्यों के जालों को हटाकर उसे एक कोडिंग लैंग्वेज की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही खास है। हाँ, हमारे पास एस.एन. पांडे जी द्वारा लिखे गए कुछ बेहद विस्तृत नोट्स हैं। ये नोट्स केपी पद्धति यानी कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित हैं। और मजे की बात यह है कि ये स्रोत सामग्री दावा करती है कि भविष्यवाणियां अंतर्ज्ञान या भावनाओं पर नहीं टिकती। तो फिर किस पर टिकती हैं? एक बहुत ही कठोर डेटा आधारित और 7 चरणों वाले तार्किक ढांचे पर। मतलब ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। हमारा मिशन ही आज ये है कि हम इस 7 स्टेप फ्रेमवर्क को डिकोड करें। बिल्कुल। पारंपरिक ज्योतिष में कई बार व्याख्याओं का दायरा इतना लचीला होता है कि देखिए एक ही कुंडली को देख के दो अलग अलग लोग दो अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम बात है। लेकिन ये स्रोत सामग्री जिस केपी पद्धति को सामने रखती है वो माइक्रो लेवल का विश्लेषण है। इसमें ग्रहों की डिग्री, उनके नक्षत्रों और उपनक्षत्रों की गणितीय गणनाओं को बहुत बारीकी से परखा जाता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी प्रोग्राम के सोर्स कोड में बग ढूंढ रहा हो, है ना? एग्जैक्टली सही उपमा दी आपने। यहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट और बाइनरी है, या तो हाँ या फिर ना। तो इस स्पष्टता की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है उस बुनियादी डेटा से जिसे हम जन्म का समय कहते हैं। अच्छा। नोट्स में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। सटीक कुंडली निर्माण के लिए पारंपरिक प्रणालियों को छोड़कर सिर्फ केपी अयानांश और प्लेसिडस भाव प्रणाली का ही उपयोग होना चाहिए। श्रीपति पद्धति को तो इसमें पूरी तरह से खारिज किया गया है। सही। हाँ। पूरी तरह से। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से अगर हम सोचें तो ये प्लेसिडस आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा खगोल विज्ञान की ओर देखना होगा। पुरानी प्रणालियों में अक्सर आसमान को 30-30 डिग्री के 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता था। जो कि सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल तो है नहीं और कोई भी इंसान भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक अलग-अलग अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर जन्म लेता है। ओहो, सही बात है। प्लेसिडस भाव प्रणाली पृथ्वी की इसी वक्रता और जन्म स्थान के सटीक अक्षांश और देशांतर को ध्यान में रखती है। मतलब ये आसमान को बराबर हिस्सों में नहीं बांटती? बिल्कुल नहीं। ये उस विशिष्ट स्थान और समय के आधार पर वैज्ञानिक रूप से विभाजन करती है और इसी वजह से ये इतनी सटीक है। यार, ये तो एकदम एक जीपीएस की तरह है। मतलब अगर ये प्रणाली एक जीपीएस है तो जन्म का समय वो सटीक पिन ड्रॉप है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। अगर आप 1 मिनट भी चूक गए तो आप गलत शहर में पहुंच जाएंगे। स्रोत सामग्री तो ये भी बताती है कि कुछ ही मिनटों के अंतर से जो उपनक्षत्र स्वामी होता है वो बदल जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कस्पल सबलॉर्ड कहते हैं। और अगर वो बदल गया तो पूरी गणना ही बदल जाएगी। मतलब अगर नींव ही गलत हो गई तो पूरी इमारत का गिरना तय है। खैर, मान लेते हैं कि हमारा जीपीएस डेटा एकदम सटीक है। इसके बाद नोट्स क्या कहते हैं? इसके बाद नोट्स घटनाओं को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। वो कैसे? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शादी का मतलब 7वां घर या करियर का मतलब 10वां घर, बस इतना ही। हाँ, मैंने भी यही सुना है अक्सर। लेकिन केपी पद्धति किसी भी घटना को सिर्फ एक घर से नहीं देखती। कोई भी बड़ी घटना जीवन में अकेलेपन में या एकाकी रूप से नहीं घटती। तो क्या वो एक पूरी श्रृंखला होती है, एक चेन रिएक्शन की तरह? बिल्कुल। इसीलिए इस पद्धति में हर घटना के लिए 3 तरह के भावों का निर्धारण किया गया है। और वो 3 भाव कौन से हैं? पहला है मुख्य भाव, जिसे प्राइमरी कहते हैं। दूसरा है सहायक भाव यानी सपोर्टिंग, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नकारात्मक भाव या डिट्रीमेंटल। अच्छा, विवाह का जो उदाहरण नोट्स में दिया गया है वो इसे काफी अच्छे से समझाता है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। तो विवाह के लिए मुख्य भाव 7वां है, लेकिन सिर्फ पार्टनर का मिलना ही काफी नहीं है, है ना? परिवार भी तो बढ़ना चाहिए। सही कहा। इसलिए सहायक भाव के रूप में दूसरे भाव को जोड़ा गया है, जो परिवार में वृद्धि को दर्शाता है।
और 11वें भाव को जो इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। एकदम सही। लेकिन असली खेल नकारात्मक भावों का है। इस कहानी में जो विलन है वो यही नकारात्मक भाव है। विलेन वो कैसे काम करते हैं? नियम ये है कि किसी भी भाव का जो 12वां भाव होता है वो उस भाव के फल को नष्ट करता है। अच्छा, जैसे 7वें भाव का 12वां हुआ छठा भाव। बिल्कुल। दूसरे भाव का 12वां हुआ पहला भाव और 11वें का 12वां हुआ 10वां भाव। तो इसका मतलब विवाह के लिए नकारात्मक भाव हुए 1, 6 और 10। एकदम सही। और इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है। कैसे? उदाहरण के लिए 7वां भाव साझेदारी और विवाद का है, तो उससे ठीक पहले वाला यानी छठा भाव विवाद, मुकदमेबाजी और अलगाव का है। बाप रे, तो वो स्वाभाविक रूप से विवाह का विरोध करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या जीवन सच में इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस सोच रहा था कि क्या सिर्फ एक नकारात्मक भाव के मौजूद होने से विवाह जैसी इतनी बड़ी घटना पूरी तरह से कैंसिल हो सकती है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, इसे एक भौतिक विज्ञान के नियम की तरह समझना चाहिए। अच्छा, फिजिक्स का नियम। हाँ, कोई भी गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब उसका इंजन उस पर लग रहे घर्षण यानी फ्रिक्शन से ज्यादा ताकतवर हो। लॉजिकल है। ये प्रणाली मानती है कि जीवन में हमेशा एक प्रतिरोध मौजूद रहता है। अगर नकारात्मक भावों की ऊर्जा सकारात्मक भावों से ज्यादा बलवान है तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल, वे उस घटना के रास्ते में इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर देंगे कि वो घटना भौतिक रूप से घटित ही नहीं हो पाएगी। यार, ये तो बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या अच्छा होने वाला है, बल्कि उस अदृश्य ब्रेक को भी मापता है जो गाड़ी को रोक रहा है। सही कहा। और इसी घर्षण को मापने की प्रक्रिया हमें उस कॉन्सेप्ट तक ले जाती है जिसे नोट्स में प्रॉमिस कहा गया है। प्रॉमिस? हाँ। ये मुझे किसी फिल्म की कास्टिंग जैसा लगा। फिल्म की कास्टिंग? तो वो कैसे? मान लीजिए एक फिल्म बनने वाली है जिसके लिए हमें अभिनेताओं का चुनाव करना है, लेकिन क्या अभिनेताओं को चुनने से पहले ये चेक नहीं करना चाहिए कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट या बजट पास हुआ भी है या नहीं? बहुत बढ़िया उपमा है ये। मतलब अगर बजट ही नहीं है तो अच्छे से अच्छे अभिनेताओं को बुलाने का क्या फायदा? जो घटना होने ही नहीं वाली उसका समय क्यों निकाला जाए? और यही इस पूरी पद्धति का सबसे क्रूर लेकिन सबसे ज्यादा समय बचाने वाला हिस्सा है। तो ये प्रॉमिस चेक कैसे करते हैं? स्रोत के अनुसार ये जांचने के लिए कि घटना भाग्य में प्रॉमिस की गई है या नहीं, मुख्य भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी को देखा जाता है। तो अगर वो सकारात्मक भावों को दर्शाता है तो घटना का वादा है, घटना होकर रहेगी। और अगर वो केवल नकारात्मक भावों को दर्शाता है तो वो घटना कभी नहीं होगी। बात वहीं खत्म, कभी नहीं। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मान लीजिए किसी के चार्ट में ये प्रॉमिस नकारात्मक है, तो क्या वो इंसान बस हार मान ले? अक्सर लोग यही सवाल उठाते हैं। हाँ, क्योंकि क्या कोई भी अच्छा समय, कोई भी उपाय या कोई रत्न काम नहीं करेगा? ये तो बहुत ही भाग्यवादी या फेटलिस्टिक सोच हो गई। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन केपी पद्धति की यही खासियत तो इसे बाकी प्रणालियों से अलग करती है। कैसे? ये पूरी तरह से बाइनरी है, या तो घटना होगी या नहीं होगी, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ओहो! पारंपरिक ज्योतिष में उपाय रत्न शायद मनोवैज्ञानिक सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन केपी के गणितीय ढांचे के अनुसार अगर मूल कोड में उस घटना का प्रॉमिस ही नहीं है, तो आप गोचर या दशाओं में चाहे जितना भी गणित लगा लें, वो घटना नहीं घटेगी। बिल्कुल नहीं घटेगी। ये एक ऐसा फिल्टर है जो शुरुआत में ही तय कर देता है कि आगे मेहनत करने का कोई मतलब है भी या नहीं। मतलब अगर तिजोरी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन लॉक खोलने की मेहनत क्यों की जाए? एकदम सही बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी तिजोरी में खजाना है, प्रॉमिस मौजूद है। अब हमें उन ग्रहों की तलाश करनी है जो इस घटना को अंजाम देंगे। सही? हाँ, और इन्हें नोट्स में कार्यश ग्रह या सिग्निफिकेटर्स कहा गया है। तो ये हमारी फिल्म के वो अभिनेता हैं जो पर्दे पर काम करेंगे। बिल्कुल। और इन कार्यश ग्रहों को ढूंढने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही गहराई से पदानुक्रम यानी हायरार्की पर आधारित है। हाँ, स्रोत सामग्री में इसके 4 स्तर बताए गए हैं। क्या आप उन्हें संक्षेप में बता सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ। सबसे ताकतवर है भाव में बैठे ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। सही। उसके बाद नंबर आता है भाव में बैठे ग्रह का। तीसरे स्तर पर है भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, और सबसे अंत में आता है भाव का स्वामी। बिल्कुल सही क्रम बताया आपने।
लेकिन ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। एक आम इंसान के लिए ये समझना मुश्किल है कि जो ग्रह खुद उस भाव में बैठा है वो उस ग्रह से कम ताकतवर कैसे हो सकता है जो उसके नक्षत्र में है। देखिए, मैं इसे एक बहुत ही सरल रूपक से समझाते हूँ। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक घर है। घर का एक असली मालिक है जो कहीं दूर रहता है। ठीक है। अब उस घर में किराएदार रहता है, तो उस घर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका होगा? जाहिर है किराएदार का ही होगा, क्योंकि वो वहां भौतिक रूप से मौजूद है। बिल्कुल, मालिक का प्रभाव कम होगा। ये तो समझ आ गया। लेकिन केपी पद्धति का सबसे बड़ा नियम ये है कि कोई भी ग्रह अपना फल देने से ज्यादा अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। अच्छा। हाँ, मतलब किराएदार जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जो उसका स्टार लॉर्ड है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। ओ, अब समझ आया। इसीलिए भाव में बैठे ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल। या ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। तो इन 4 नियमों को लागू करके हमारे पास उन सभी ग्रहों की एक सूची आ जाती है जो घटना के मुख्य और सहायक भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या नजर आती है मुझे। वो क्या? जब हम इतने सारे नियम लगाते हैं तो सूची तो बहुत लंबी हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। 9 में से 6 या 7 ग्रह इस लिस्ट में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। अब सवाल ये है कि इनमें से असली काम कौन करेगा? इतने सारे एक्टर्स में से लीड एक्टर कौन है? और यहीं पर ये नोट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। आप रूलिंग प्लैनेट्स की बात कर रही हैं ना? हाँ, रूलिंग प्लैनेट्स का फिल्टर इस पूरी व्यवस्था का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और दार्शनिक हिस्सा यही है। स्रोत के अनुसार जो ग्रह जन्म कुंडली के कार्यश हैं, उनमें से असली फलदायी ग्रहों को चुनने के लिए एक अलग ही चीज देखी जाती है। क्या देखी जाती है? ये देखा जाता है कि प्रश्न पूछने के सटीक समय पर आसमान में कौन से ग्रह शासन कर रहे हैं। बिल्कुल। जो ग्रह जन्म के समय की सूची में भी हैं और प्रश्न पूछने के समय के रूलिंग प्लैनेट्स में भी कॉमन है, वही हमारी फिल्म के असली लीड एक्टर्स बनते हैं। एकदम सही समझे आप। यार, ये मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के पास एक पुराना प्रिंटेड नक्शा है जो उसकी जन्म कुंडली है, लेकिन उस नक्शे पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो लाइव ट्रैफिक अपडेट का उपयोग कर रहा है। वाह, लाइव ट्रैफिक अपडेट का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है ना? और वो लाइव अपडेट है प्रश्नकाल के रूलिंग प्लैनेट्स। हाँ, और अगर हम गहराई से सोचें तो ये कदम एक इंसान की जन्म के समय की नियति को वर्तमान क्षण की समकालिकता या सिंक्रोनिसिटी के साथ जोड़ता है। सिंक्रोनिसिटी, ये बहुत गहरा शब्द है ना? ब्रह्मांड में इस समय क्या चल रहा है जब ये प्रश्न पूछा गया है, वो क्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जन्म का क्षण। मतलब ये केवल अतीत में बने हुए नक्शे का अध्ययन नहीं है। नहीं, यह ब्रह्मांड की वर्तमान ऊर्जा को टैप करने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है कि कैसे वर्तमान का क्षण अतीत के वादे को सक्रिय करता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास कॉमन और पक्के ग्रह आ गए हैं, हमारे मुख्य अभिनेता फाइनल हो चुके हैं। हाँ, कास्टिंग पूरी हो गई है। अब वक्त है इनके परफॉर्मेंस का समय तय करने का। मतलब घटना कब होगी। और इसके लिए दशा, भुक्ति, अंतर, जिसे हम डीबीए कहते हैं, और गोचर की बात की गई है। हाँ, गोचर यानी ट्रांजिट। सही है। देखिए, कोई भी घटना शून्य में नहीं होती। वह तभी घटित होती है जब ब्रह्मांडीय समय सारणी या कॉस्मिक टाइम टेबल अनुकूल हो। तो ये टाइम टेबल कैसे काम करता है? जो पक्के ग्रह हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से फिल्टर किए हैं ना, वर्तमान या आने वाली महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामी वही ग्रह होने चाहिए। अच्छा, तो ये हमें घटना की एक व्यापक समयावधि देता है। हाँ, जैसे कि घटना किस साल और किस महीने के आसपास होगी। लेकिन बात सिर्फ महीने तक नहीं रुकती। स्रोत सामग्री बताती है कि गोचर के जरिए सटीक दिन निकाला जाता है। बिल्कुल। और ये गोचर हमेशा डीबीए स्वामियों की सहमति से काम करता है। नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है जी, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो ग्रहों की गति वाला विभाजन। हाँ, गुरु यानी जुपिटर का गोचर साल तय करता है, सूर्य का गोचर महीना तय करता है और चंद्रमा का गोचर सटीक दिन तय करता है। एकदम सही। लेकिन सवाल ये है कि यही 3 ग्रह क्यों, बाकी क्यों नहीं? इसके पीछे विशुद्ध खगोल विज्ञान और ग्रहों की गति है। अच्छा, कैसे? गुरु एक भारी ग्रह है जिसे राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल लगते हैं। यानी एक राशि में वो करीब 1 साल रहता है। बिल्कुल। इसलिए वो घटनाओं का साल,
तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। समझ गया। और सूर्य? सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है, इसलिए वो महीने का सूचक है। और चंद्रमा सबसे तेज चलता है? हाँ, वो लगभग 2.25 दिन में एक नक्षत्र पार कर लेता है, इसीलिए वो सटीक दिन को ट्रिगर करता है। यार ये तो एक फनल की तरह है, बड़े समय अंतराल से होते हुए एकदम सटीक दिन तक पहुंचना। बिल्कुल एक फनल की तरह है। ये सच में किसी भारी भरकम तिजोरी के कॉम्बिनेशन लॉक की तरह लग रहा है ना? जहां महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और फिर 3 अलग-अलग ग्रहों के गोचर को एक ही समय पर सटीक रूप से क्लिक होना चाहिए। जब तक हर गियर अपनी जगह पर नहीं आता, तिजोरी का दरवाजा नहीं खुलता। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, ये पूरी थ्योरी सुनने में तो बहुत ही कसी हुई और लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और स्रोत सामग्री में इस पूरे ढांचे का परीक्षण करने के लिए एक केस स्टडी दी गई है। हाँ, वो विवाह वाली केस स्टडी। बिल्कुल। प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी? और इसके लिए एक मेष लग्न यानी एरीस असेंडेंट की कुंडली का उदाहरण सामने रखा गया है। इस केस स्टडी के माध्यम से हम उन सभी जटिल नियमों को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं जिन पर हमने अब तक चर्चा की है। हाँ, ये एक तरह से थ्योरी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो शुरुआत कहाँ से हुई इस केस स्टडी में? सबसे पहले प्रॉमिस चेक किया गया। मेष लग्न में 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है। ठीक है। अब देखा गया कि शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? वो राहु के नक्षत्र में था। और जब कुंडली में राहु की स्थिति देखी गई तो वो 2, 7 और 11 भावों को दर्शा रहा था, जो कि विवाह के सहायक भाव हैं। बिल्कुल। इसका गणितीय निष्कर्ष ये निकाला गया कि विवाह का वादा 100% पक्का है। मतलब यार ये बिल्कुल किसी बीजगणित के समीकरण को हल करने जैसा महसूस होता है। हाँ, एकदम अलजेब्रा की तरह। लेकिन देखिए, यहाँ राहु की भूमिका पर थोड़ा रुककर विचार करना जरूरी है। क्यों? राहु में ऐसा क्या खास है यहाँ? अक्सर पारंपरिक चर्चाओं में राहु को एक खलनायक या बाधा के रूप में देखा जाता है। लोग राहु के नाम से ही डर जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन केपी पद्धति में राहु या केतु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता। अच्छा। तो वो क्या करते हैं? वे एजेंट के रूप में काम करते हैं। एजेंट। हाँ। वे जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं या जिसके नक्षत्र में होते हैं, उसके फलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस केस स्टडी में राहु 2, 7 और 11 का कार्यश बनकर सीधे सीधे विवाह का सबसे मजबूत एजेंट या आप कह सकते हैं विंगमैन बन गया है। विंगमैन, ये सही शब्द है। यह दिखाता है कि इस पद्धति में ग्रहों के तथाकथित स्वभाव से ज्यादा उनके गणितीय प्लेसमेंट को महत्व दिया जाता है। यार ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो प्रॉमिस पक्का होने के बाद कार्यश ग्रहों की एक लंबी लिस्ट बनी। कौन कौन से ग्रह आए उस लिस्ट में? गुरु, शुक्र, राहु, चंद्रमा और शनि। फिर रूलिंग प्लैनेट्स का लाइव फिल्टर लगाया गया। हाँ, वो लाइव ट्रैफिक अपडेट वाला स्टेप। बिल्कुल। मान लीजिए जिस वक्त ज्योतिषी से ये सवाल पूछा गया, उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स थे गुरु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है। जब जन्म कुंडली की लिस्ट और प्रश्नकाल की लिस्ट को मिलाया गया तो कॉमन ग्रह निकले गुरु, शुक्र और चंद्रमा। राहु भी लिया जा सकता था क्योंकि वो एजेंट है। हाँ, लेकिन मुख्य फोकस इन तीनों पर ही रहा। और यहीं से टाइमिंग का वो कॉम्बिनेशन लॉक खुलना शुरू होता है। एकदम सही। जातक की वर्तमान महादशा गुरु की चल रही थी, अगली अंतरदशा शुक्र की आ रही थी और उसके अंदर प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की आनी थी। मतलब गुरु, शुक्र, चंद्रमा का क्रम। हाँ, ये बिल्कुल वही 3 ग्रह हैं जिन्हें फिल्टर करके निकाला गया था। इसका मतलब हुआ कि जब ये विशिष्ट दशा चलेगी, मान लीजिए अगले साल मार्च से मई के बीच, तब शादी का इवेंट ट्रिगर होगा। लेकिन वो सटीक दिन कौन सा होगा? हाँ, उसके लिए वापस गोचर या खगोलीय घड़ी पर आना होगा। बिल्कुल। विवाह के समय गुरु को वृषभ राशि में गोचर करना चाहिए क्योंकि वृषभ शुक्र की राशि है, जो हमारा दूसरा फिल्टर किया हुआ ग्रह है। अच्छा, तो इससे विवाह का वर्ष लॉक हो गया? हाँ, फिर सूर्य को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी से गुजरना चाहिए, इससे महीना लॉक हो गया। बाप रे। और जिस सटीक दिन फेरे होंगे, उस दिन आसमान में चंद्रमा को गुरु, शुक्र या चंद्र के ही किसी नक्षत्र जैसे पुष्य या श्रवण में गोचर करना होगा। ये उस कॉम्बिनेशन लॉक का आखिरी क्लिक है। बिल्कुल, जब सब कुछ एक साथ अलाइन होता है। यार ये सब इतना सटीक है कि यकीन करना मुश्किल होता है। मतलब एक इंसान के जन्म के सटीक मिनट से एक पिन ड्रॉप उठाया जाता है। हाँ। और वहां से कैलकुलेट करते हुए उस भविष्य के सटीक दिन तक पहुंचा जाता है जब
चंद्रमा आसमान में किसी विशेष नक्षत्र से गुजर रहा होगा। यही तो इस प्रणाली की असली ताकत है। यह हर एक कदम पर डेटा पॉइंट्स को फिल्टर करती है। भावों के प्रॉमिस से लेकर कार्येश ग्रह तक, फिर रूलिंग प्लैनेट से लेकर महादशा तक और अंत में दैनिक गोचर तक। एक तरह से ये शोर को कम करके सिर्फ सटीक सिग्नल को पकड़ने की एक गणितीय प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कहना एकदम सही होगा कि कोई इंसान ज्योतिष को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन एक लर्नर के नजरिए से इस प्रणाली का तार्किक ढांचा और एल्गोरिथम जैसी संरचना अपने आप में बेहद आकर्षक है। ये कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं, बल्कि डेटा पॉइंट्स की एक बहुत ही जटिल सिम्फनी की तरह लगती है। सही बात है। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में भी एक गहरा संरचनात्मक आधार मौजूद है। हाँ, जिसे अगर सही तरीके से डिकोड किया जाए तो वो आज के जटिल कंप्यूटर एल्गोरिदम जितना ही तार्किक नजर आता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के एक छोटे से हिस्से से निकला एक विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना दिलचस्प होगा। वो कौन सा विचार है? हमने रूलिंग प्लैनेट्स की बात की है ना, जी। जो प्रश्न पूछने के सटीक समय पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंसान के मन में कोई प्रश्न उठने की जिज्ञासा और उस सटीक क्षण में आसमान में ग्रहों की स्थिति के बीच एक गहरा अदृश्य संबंध है। ये समकालिकता का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक बिंदु है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मन में सवाल यूं ही रैंडमली नहीं उठता? मतलब क्या ब्रह्मांड हमें कोई विशेष प्रश्न पूछने के लिए ठीक उसी क्षण प्रेरित करता है जब उसका उत्तर पहले से ही तारों और ग्रहों की स्थिति में लिखा जा चुका होता है? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या इंसान अपनी मर्जी से प्रश्न पूछता है, या ब्रह्मांड उस क्षण का इंतजार करता है जब खगोलीय गियर्स सही जगह पर हों और तब वह इंसान के मन में वह प्रश्न डालता है ताकि उत्तर दिया जा सके? ये सच में एक ऐसा विचार है जो विज्ञान, गणित और दर्शन की सीमाओं को धुंधला कर देता है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ हमारी यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।